हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूं अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमेशा एग्जाम्स एंड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन करा है कि एक्सप्लेन अबाउट एरर ऑफ ओमिशंस इन अकाउंटिंग। आपको बताना है कि अकाउंटिंग में एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस तरह से दे सकते हैं कि ए ट्रांजेक्शंस इफ कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कैटेगराइज्ड एज एन एरर ऑफ ओमिशन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर कोई ट्रांजेक्शंस कंप्लीटली यानी कि पूरे तरीके से या फिर पार्शियली रिकॉर्ड करने से छूट जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से छूट जाता है, तो उस तरह के एरर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एरर ऑफ ओमिशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको बताना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप सिंपली इस तरीके से दे सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट मींस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू विड्रॉ मोर अमाउंट्स देन डिपॉजिटेड अमाउंट बट अप टू द लिमिट अलाउड बाय द बैंक। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होगा? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एक फैसिलिटी है जो बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपने जो भी अमाउंट बैंक में रखा है उससे ज़्यादा अमाउंट भी आप बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है जो बैंक तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट लिमिट दिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया है, तो आप कितने अमाउंट तक विड्रॉ कर सकते हैं? 15,000 तक का। क्यों? क्योंकि 5,000 आपका तो पहले से ही है और 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको बैंक ने दे रखा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है कि भाई ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि लेजर अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की मदद से बनाया जाता है। आप जो भी लेजर्स बनाते हैं उसका जो बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, उन सारे बैलेंसेस की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है दोस्तों? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया है, जो आपने लेजर में पोस्टिंग किया है, उसका अर्थमेटिकली एक्यूरेसी सही है या फिर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व इन अकाउंटिंग। आपको बताना है कि रिजर्व का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग में रिजर्व का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस तरह से दे सकते हैं कि रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। इन अदर वर्ड्स, A reserve is meant for meeting any unknown liability or loss in the future। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि रिजर्व का मतलब होता है कि जब भी आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या फिर सरप्लस होता है उसमें से कुछ अमाउंट आप क्या करते हैं? सेट असाइड कर लेते हैं, अलग रख लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, किस लिए रिजर्व करते हैं? तो फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज के लिए, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि भाई मेरे साथ, मेरे बिजनेस के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई घटना होता है तो उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करके रखते हैं और उसके लिए कुछ अमाउंट आप रिजर्व कर लेते हैं। इसे ही हम रिजर्व कहते हैं। क्लियर है? दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो फ्यूचर में होने वाले अननोन लायबिलिटीज या किसी तरह के लॉसेस के लिए आप पहले से व्यवस्था कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? रिजर्व करते हैं। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और प्रिंसिपल। आपको बताना है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेस का ओनर अलग एंटिटी है। बिजनेस का अकाउंटिंग हम अलग करेंगे और बिजनेस के ओनर का अकाउंटिंग हम अलग करेंगे। क्लियर है? दोनों अलग अलग एंटिटी हैं।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। साथ ही दोस्तों अगर आप अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उन नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन? आपको बताना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस तरह से देंगे कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच शो दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल, दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्लियर है? आगे कर रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, जो बताता है कि हमारा जो फर्म है उस फर्म का एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों क्या है, इक्वल है। जितना हमारे पास एसेट है उतना ही हमारे पास लायबिलिटी है, और इसी के आधार पर हमारा एक इक्वेशन तैयार होता है जिसे हम कहते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? और ये जो इक्वेशन है दोस्तों ये अकाउंटिंग के ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे आधारित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? आपको बताना है कि नॉमिनल अकाउंट हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस तरह से देंगे कि अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यूज etc आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंस, लॉस, गेन और रेवेन्यू से रिलेटेड लेजर्स होंगे, अकाउंट्स होंगे, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट ये भी एक्सपेंस से रिलेटेड है, सेल्स अकाउंट ये रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेंट अकाउंट अगर पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस से रिलेटेड है, और अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो गेन से रिलेटेड है। उसी तरह कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ये भी गेन से रिलेटेड है। तो इस तरह के जितने भी अकाउंट्स होंगे उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज अ डेबिट नोट? आपको बताना है कि डेबिट नोट क्या होता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट evidencing that the amount of the named person is debited for the reason stated therein such as purchase return। दोस्तों इसे आसान भाषा में इस तरह से समझेंगे कि अगर आप किसी सप्लायर का किसी रीजन से पैसा काटते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स परचेज किया, वो गुड्स बेकार निकल गया, खराब निकल गया, तो उसके अगेंस्ट में आप पैसा काट रहे हैं। आपने जो गुड्स परचेज किया उसे आप रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप पैसा काट रहे हैं। या फिर आपने जो गुड्स मंगाया उसमें आपको कम मटेरियल प्राप्त हुआ, तो उस केस में अगर आप पैसा काट रहे हैं, यानी कि जब भी आप सप्लायर का पैसा काटेंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक डेबिट नोट इशू करेंगे। उसमें आप उस सप्लायर का नाम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि भाई इस सप्लायर का हम पैसा काट रहे हैं, इतना अमाउंट काट रहे हैं और इस रीजन से काट रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल? आपको बताना है कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है। जर्नल को हम हिंदी में रोजनामचा भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच transactions are first recorded in a chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source document, that is invoice, purchase bill, cash memo etc। क्लियर है? ये पूरा का पूरा इसका डेफिनेशन है। अब आइए इसे हम समझते हैं। तो भैया जर्नल क्या है? तो जर्नल एक बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब जिस तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस वे में ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी तरीके से आप उसे उसमें रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। तो किस बेसिस पे इसे रिकॉर्ड करते हैं? तो इसे आप सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि इनवॉइस, परचेज बिल, कैश मेमो एक्सेट्रा। क्लियर है? आपके पास इनवॉइस आएगा, उसके अनुसार आप जर्नल में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास परचेज बिल आएगा, उसके अनुसार आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म? क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है और उस केस में अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन के अमाउंट पे कितने परसेंट के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6% पर एनम। क्लियर है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म में लोन दे रहा है, तो उस लोन के अमाउंट पे 6% पर एनम के अनुसार इंटरेस्ट दिया जाएगा।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज गुडविल? आपको बताना है कि गुडविल क्या होता है। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। क्लियर है? साथ में ये भी बताएंगे कि आपने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही सही आंसर किया या फिर अच्छे तरीके से आंसर किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।